देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे रूस पर हैं, जो कि 2 दिन का सरकारी दौरा है, इंतहाई अहमियत का हामिल बन चुका है, क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन के जो हालात बहुत कशीदा हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस सारे सिनेरियो में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोई बात करेंगे इस मामले पर भी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और शहरों पर मिसाइल बरसा दिया। हमले में मुतादिद अफराद हलाक होने की भी अब तक इत्तलात मौजूद हैं। इस वक्त सबकी नजरें वज़ीर आज़म इमरान खान पर टिकी हुई हैं, जो दौरान जंग क्या रूस में मौजूद होते हुए कोई इस बारे में बात करेंगे या फिर खामोशी इख्तियार करेंगे, या फिर किस तरह का तासुर इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में दिया जा सकता है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब रूस पहुंचे, मॉस्को पहुंचे, तो इसके बाद ये हालात कशीदा हो गए और इसके बाद सबकी निगाहें इस अहम विजिट के ऊपर जो है वो टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ दुनिया एक बार फिर क्या ब्लॉक में बट रही है। रूस अमेरिका के ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। मगरबी मुमालिक समेत जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ पोलैंड की जी जो फौज है वो भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपने ट्रूप्स उतारने शुरू कर दिए अमेरिका के अंदर। और सवाल ये है कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। इंतहाई अहमियत का हामिल है पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि खित्ते में जो अमन है उसको बरकरार रखे और अपनी तरफ से जो है वो बेहतर से बेहतर कोशिशें इस ज़मन में करे। दूसरी जानिब जी पाकिस्तानी सियासत में अगर देखें तो पाकिस्तानी सियासत में अनफॉर्चुनेटली जज्बात, बयानात, नज़रियात की कोई अहमियत नज़र नहीं आ रही है। अहमियत होती है तो सिर्फ और सिर्फ नज़र आता है उस वक्त के हालात के ऊपर जो मफादात हों। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए शहबाज शरीफ का नाम पेश किया। उन शहबाज शरीफ का नाम पेश किया है जिनके हवाले से उनको मुख्तलिफ अल्फाज और अलक़ाबात से माजी में पुकारा जा चुका है। बाकी अपोजिशन ने इस पर भी इत्तेफाक किया और वो सारे शॉर्ट्स हम आपको पिछले 2 हफ्तों में सब सुनवा चुके हैं, अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी। तो सवाल अब ये है कि क्या अदम एतमाद के ऊपर जो अपोजिशन की जमातें एक दूसरे पे इस दफा फिर भरोसा करती हुई नजर आ रही है, वो भरोसा उनका कायम रहेगा या फिर कोई जमात जो है एक दूसरे को डिच कर सकती है इस सारे सिचुएशन पर भी और वो एतमाद फिर खत्म हो सकता है, या फिर ये तासुर मजीद परवान चढ़ेगा कि इमरान खान साहब हम आपको गिराने के लिए साथ हैं और उस वक्त तक साथ रहेंगे जब तक आपकी हुकूमत घर नहीं चले जाती। दूसरी तरफ जी सवाल ये भी है कि हुकूमत ये एलिगेशन लगा चुकी है, हुकूमत के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ये एलिगेशन लगा चुके हैं कि जी हुकूमती अरकान को जो है वो पैसे देने की ऑफर्स की जा रही हैं। कौन पैसे दे रहा है और क्यों पैसे दे रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट सवाल है जिसके ऊपर जी बात करेंगे। तो जी इन सारी सिचुएशन पे आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं सबसे पहले जी तारिक फजल चौधरी साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीसी के मेंबर हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, हुकूमत से ज्वाइन करेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी कि आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले जी जाती हूँ मैं अपोजिशन की तरफ। अपोजिशन किस तरह देख रही है वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरा है जो कि इंतहाई अहम दौरा है और 3 घंटे की 1-on-1 मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की प्यूटिन से, सदर प्यूटिन से। तो इस वक्त जो सिचुएशन है आप कैसे देखते हैं? तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस पे कमेंट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए, मैं समझता हूँ कि यकीनन पाकिस्तान के और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो माजी में जो हमारे ताल्लुकात अमेरिका की वजह से जो ना हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ रहे और उसके बाद कोल्ड वार का सारा एक है तो यकीनन रशिया के साथ उतार चढ़ाव रहा। हमारे जो सिफारती ताल्लुकात हैं और ये दोस्ती का रिश्ता उनसे है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसका ये काम था कि इंतहाई अहम और नाजुक सूरत हाल इस वक्त
जिससे रशिया भी गुजर रहा है यूक्रेन की वजह से, और पूरी जो आलमी बरादरी है वो एक तरफ खड़ी है, रशिया एक तरफ खड़ा है। इस सूरत में मैं समझता हूँ कि जो मैंने वज़ारत ख़ारिजा की बात की, उनका ये काम था कि वो किसी न किसी वाले से इस दौरे को मौखर करते। बेहतर हालात में दौरा होता, आप देखेंगे जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रशिया में मौजूद हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो रशियन जो डिसीजन है यूक्रेन पे हमला करने का उसे अपोज कर सकें। वो अब सिवाय इसके कि रशियन मौकफ की तायीद करें, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। यानी ये स्वार्थी आदाब होते हैं कि आप उनकी मेजबानी से इस वक्त महसूस हो रहे हैं, और उनके घर में मेहमान होते हुए आप उनकी पॉलिसी पर तनकीद नहीं कर सकते। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है आप देखेंगे उसका मुंह भी बंद है, वो भी रशिया के ऊपर इस वक्त तनकीद नहीं कर सकता। यानी आपने अपने आप को फंसा लिया एक ऐसी सिचुएशन में कि जिसमें यूरोपियन ब्लॉक भी आपसे नाराज, अमेरिका भी गिलामंद होगा कि जनाब पूरी दुनिया का एक मौकफ है, हमारा इसमें सिर्फ एक मौकफ बनता था और वो था न्यूट्रल रहना, और वो न्यूट्रल तब रह सकते थे जब हम अपने घर में होते। अब ये बात कि 3 घंटे की मुलाकात में क्या हुई जा रहा है, इसमें तो जमीन और आसमान के कलमाज़े मिलाएगी हुकूमती नुमाइंदे जो भी हैं, वो बात की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान का एक न्यूट्रल किरदार इंतहाई जरूरी था, जिसको हमने सबोटाज किया है, अपने आप को रशियन ब्लॉक के साथ मिला के वो हम उनकी पॉलिसी की इस पर तायीद कर रहे हैं। हर 2 सूबों में ये दौरा जो है ये मतलब किसी भी हवाले से ये दौरा आगे मौखर हो सकता था, इसमें ताखीर हो सकती थी, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी दफ्तर खारजा ने क्या सोच के इस दौरे को इसी वक्त रखा और ठीक है। आप समझते हैं यानी कि हम एक तरफ जाने का हमारा तासुर जाएगा इस दौरे से, जो कि पोस्टपोन कर देना चाहिए था। ठीक है, पॉइंट आ गया। पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊंगी जी। चौधरी मंजूर साहब आपकी तरफ आऊंगी। चौधरी मंजूर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? दो के जाहिर से है पूरी दुनिया कह रही है कि बड़ा अहम दौरा है ये। बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है एक लाइटर साइड पे मुझे अभी किसी ने भेजा है कि ये पिछले 1 महीने से रूस और यूक्रेन तू मैं कर रहे थे, खान साहब पहुंचे हैं, उन्होंने दोनों को समझाया और जंग शुरू हो गई। अब मसला ये है कि है, लेकिन टाइम क्या है दौरे का? अच्छा। अगर तय भी था, अगर चलो ये चले गए थे तो उनको थोड़ा रेस्ट्रेंट करना चाहिए। अब दुनिया किसी और हवाले से देख रही है सारी दुनिया। हमें जो है अपनी खारजा पॉलिसी की जो नॉन अलाइनमेंट है उसको कायम रखने की जरूरत थी, लेकिन उसके उलट हो रहा है। हो ये रहा है कि पहले आप ट्रंप के आगे पीछे बंगड़े डाल रहे थे, जब वो गया है तो आप फिर अमेरिका के साथ जो आपका रवैया या अमेरिका का आपके साथ जो रवैया है 180 दर्जे का रवैया तब्दील किया है। और अब चाइना खैर इतना नहीं किया, लेकिन अब आप रशिया पहुंच गए। मेरा ख्याल ये है कि पहले तो हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है। रही बात ये, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब आसफ जरदारी साहब 2012 में गए थे तो उनका तो खासा लंबा विजिट था जी, और उसके तफसील के लिए फिर पाकिस्तान हुए थे जी, जो बाद में आकर थी उन्होंने उस तरह से इम्प्लीमेंट ना किया। तो अब भी स्टील मिल की एक्सपेंशन से लेकर बाकी जो चीजें हैं उनको बिल्कुल अगर वो कुछ करके आते हैं, लेकिन मीनिंगफुल अगर कोई चीज होती है। ठीक है, चले मैं सदाकत अब्बासी साहब की तरफ भी जाती हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब हुकूमत की डेफिनेट सी बात है, जब कल गई और फिर आज भी थोड़े से मिसपरसेप्शंस जी आ रहे थे कि जी मुलाकात चूंकि डिले हो गई थी और सिचुएशन ऐसी है। अब सब यही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जब इस बात को जब कंक्लूड कर रहे हैं और सारी चीज़ें कह रहे हैं तो वो डेफिनेट सी बात है, उनको जो अल्फाज है उसका चुनाव बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा कि सिचुएशन अब ऐसी इमर्ज हो गई है। वहाँ पर जिस तरह से रशिया ने स्टार्ट कर दिया है जी हमला और सारा मामला यूक्रेन के ऊपर, और डेफिनेट सी बात है लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन हम गए अपने बायलैटरल टर्म्स के लिए और अपनी चीजों के लिए और वो पहले से तय थी ऑफिस के तहत। अब जो ये दौरा है कितना इंपॉर्टेंट रहा है, क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक सो फार, इसके हवाले से थोड़ी सी हम चाहेंगे कि मालूमात दे दें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक
बड़ा अहम दौरा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की इस खित्ते में जो एक सिग्निफिकेंस है, जो माजी में नहीं इसकी अहमियत और कदर की गई, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक बैलेंस पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से ये दौरा है, और रशिया का यूक्रेन से जो इशू है ना वो आज का है और ना कल उसने ख़त्म होना है। ये दौरा 23 साल बाद पाकिस्तानी किसी प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, और जिस पाकिस्तान को जो एनर्जी के मसाइल हैं उसके लिए पाकिस्तान अपने आप को रीअलाइन कर रहा है। अब ये तो बात की है, और दौरे की तफसील की आज जो उनका एलानिया आएगा तो चीज़ें सामने आएगी, क्या क्या उसमें वायदात हुए और क्या क्या हमें उसकी एनर्जी के हवाले से या दीगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, दीगर हमारे जो बामी ताल्लुकात है उस हवाले से क्या क्या अचीवमेंट है। अब ये जो कॉमेंट्री हो रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वजीर आजम वहाँ गए तो टेबल छोटा था, कुछ कह रहे कारपेट गीली थी, और कुछ ऐसी जो आपको पता है एक प्रोफेशनली और ये एक ट्रेडिशनली एक बातें होती हैं, तो इनको पढ़ लें मेरे दोनों भाई कि ये दौरे ना एक दिनों में होते हैं, ना एक दिनों में तय होते हैं, और ना वो हमने कोई सदर से राजा बाजार जाना है कि पहली सुजुकी में से तो दूसरी में चले जाएंगे। ये 23 सालों बाद दौरा हुआ है, और खुदा न खासा इसको कोई पोस्टपोन किया जाए तो उसके पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, और हमारा और रशिया का जो बामी ताल्लुक है वो उस पे है, कोई इंटरनेशनल किसी और इशू पे है नहीं। तो ये दौरे इस तरह रखे नहीं जाते, और इस तरह रख के सफारती आदाब के तहत कैंसिल भी नहीं होते और रीएडजस्ट भी नहीं होते। तो बहरहाल अभी तो इसकी एलामिया आएगा तो शायद और भी तकलीफ होगी लोगों को जो पाकिस्तान को शायद मुस्तहकम ही देखना चाहते हैं। उनकी दुश्मनी हुकूमत से है, लेकिन वो हुकूमत के बाद हुकूमत की बजाय वो मुल्क दुश्मनी पे आ जाते हैं। तो बहरहाल ये समझने की बात है कि पाकिस्तान और रशिया की ताल्लुकात बन रहे हैं, और हमें चूंकि रशिया का कोई मामला किसी और से है और हमें पता नहीं है कि वो हफ्तों में खत्म होना है या सालों में खत्म होना है, हम दौरा पोस्टपोन कर दें और कोई ऐसी एम्बेरसमेंट अपने लिए या उनके लिए क्रिएट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी सियासी बात ज्यादा है। अब आज एलामिया आएगा तो पता चलेगा कि इससे पाकिस्तान के आइंदा जो पाकिस्तान ने इधर से गैस लेनी है या एनर्जी के पाकिस्तान के मसाइल है, जो पाकिस्तान एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान का मरकजी रोल है, उसके इंटरनेशनल डायनामिक्स क्या है। और पाकिस्तान बिल्कुल एक ग्रुप के साथ रहा है, लेकिन शायद अब समझा जा रहा है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स में कि हमें किसी ग्रुप किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान फर्स्ट करके तो अपने लिए और अपने मुल्क के लिए और अपनी जो जोग्राफिकल हमारी जो अहमियत है, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसको पूरी तरह पाकिस्तान के मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रही बात कि कुछ लोगों का किबला कहीं और है और उनको शायद ये ठीक ना लगे, लेकिन आज की जो पाकिस्तानी रियासती इदारे हैं सबका ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने मफादात में निकल के तो जो माजी की जो कुछ हमारी हदूदो कयूद से उनसे बाहर निकल के पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगे, लेकिन बिफोर कमिंग टू यू आज एक और चीज इसमें ऐड ऑन कर लूं। जो अभी आप कह रहे थे कि जी पोस्टपोन कर देना चाहिए था या इस तरह की बात भी, तो हम थोड़ा जाहिर सी बात है इसमें ये देख रहे हैं कि जी अमेरिका वाला क्या इसमें फैक्टर आता है। तो जो आज तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से नेट प्राइस की तरफ से जो तबसरा, पहले तो उन्होंने तबसरा करने से इस वाले मामले पे गुरेज किया, लेकिन जो जितनी बात उन्होंने कही उसमें जो उनका स्टेटमेंट वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि जी टाइमिंग पर तो तबसरा नहीं कर सकते वो वज़ीर आज़म इमरान खान की, लेकिन ये कि अमेरिका की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया, नेट प्राइस ने कहा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात शराकत दारी है, और यूक्रेन पर रूसी हमले पर पाकिस्तान को इस हिकमत अमली से भी आगाह कर दिया है। तो अब उन्होंने हाँ लेकिन ये जरूर कहा कि दबे लफ्जों में कि हर मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो इस हमले के हवाले से जो है वो आवाज उठाए, और पाकिस्तान को भी सारी चीजों के बारे में आगाह कर चुके हैं। तो उन्होंने कोई नेगेटिव बात वहां से अभी तक आई नहीं सो फार इस मामले पे, उन्होंने बड़ा न्यूट्रल रह के पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। देखिए बात यह है कि इस वक्त इस पूरे मसले में, जैसे मैंने पहले कहा, कि पूरे यूरोपीय ममालिक नेटो भी और अमेरिका भी पूरी तरह इन्वॉल्व है। सैंक्शंस लगाई जी जी
तारिक फजल चौधरी साहब की जी आवाज चली गई है और मुझे यहाँ एक चूंकि कमर्शियल ब्रेक भी लेना है, तो चले मैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक ले लेती हूँ। इन मीन वाइल जी दोबारा से उनसे कनेक्ट भी कर लेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी, वो बात कर रहे थे, बीच में जो है ब्रेक पे हमें जाना पड़ा था। जी तारिक फजल चौधरी साहब। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान ने क्या करना है या नहीं करना, उसका फैसला भी हमने करना है। और वैसे तौर पर हम जानते हैं कि हमारी कौन सी पॉलिसी जो है वो मुल्क के मफाद में है। अमेरिका ने हमें इस मौके के ऊपर कोई मशवरा नहीं देना कि आप ये काम करें और ये ना करें। हमारा जैसे मैंने एक आपकी तरफ सिग्नल्स का शायद कोई इशू आ रहा है तारिक फजल चौधरी साहब। हमने दोबारा भी आपको इसलिए कनेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपकी तरफ से? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हमें। जी अब बेहतर आ रही है जी। तो मैं आज कर रहा था कि हमारा इस सिलसिले में सिर्फ एक न्यूट्रल किरदार जो है वो बनता है कि हम अपने आप को न्यूट्रल रख के इस मसले में किसी तरफ भी इंक्लाइंड ना हो। ये हमें किसी का मशवरा नहीं देना कि हम खुद बेहतर जानते हैं कि हमने क्या करना है जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। ये दौरा जरूर करते आप पहले कर सकते थे, पहले नहीं था कि सुदानी सूरत के बाद मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है, मैं दौरे के कंटेंट पे बात ही नहीं कर रहा कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। दौरा जरूरी है, आप जरूर रशिया से अच्छे ताल्लुकात रखें, पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसकी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जिसमें हुकूमती तो नुमाइंदे बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन आपने अपने आप को एलाय कर लिया है रशियन पॉलिसी के साथ और तमाम दुनिया जो दूसरी तरफ खड़ी है उसके अगेंस्ट। इसके नुकसान ना इमरान खान साहब को होंगे, ना इन तर्जुमानों को होंगे, मुल्क को होंगे। लेकिन हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो पहले जो मालूम है वो आपको पता है। और जो मैं समझता हूँ कि महकमा खारजा में जो लोग बैठे हैं, मैं उनकी अकल पे भी हैरान हूँ कि आपने मुल्क को एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल में क्यों एक्सपोज किया आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। आप वहाँ पे बात दे जवाब करें, वहाँ पे बयान जारी करें वहाँ बैठ के मॉस्को में। वज़ीर खारजा भी भाई है कि जनाब हम रशियन जाहिलियत को सही समझते हैं या नहीं समझते, दे बयान, या उसकी तारीफ करें या उसकी मुखालफत करें। आप बहुत सियाने हैं, बहुत अकलमंद है, करें, आप नहीं कर सकते। आप उनके घर में बैठ के कैसे उनकी पॉलिसी को आप जो है वो हद से तनकीद बना सकते हैं, या पाकिस्तान में बैठ के आप नहीं कर सकते। हमारी जो यहाँ से महकमा खारजा है इस वक्त वो बिल्कुल सुमन बुकमन हुई है। ये आपने बड़ी जाती की है मुल्क के साथ इस सूरत हाल में जब आपको पता था। और ये ऐसा नहीं है जैसे मैं और आपकी मालूमात होती हैं। महकमा खारजा के पास एग्जैक्टली इन्हें पता था जो किस कदर एस्केलेशन बॉर्डर के ऊपर जो है वो रशिया कर चुका है और कितनी ज्यादा फोर्सेज वहां पर जा चुकी है और किसी वक्त भी हमला हो सकता है। उसमें आप प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देते हैं मॉस्को, बड़ी अजीब बात है। बहरहाल मुझे तो समझ से बाहर है इनकी पॉलिसियाँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये इनकी बात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। इस मुल्क को खराब कर रहे हैं, ये हमारी खारजा पॉलिसी को खराब कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पे तो मैं रिस्पॉन्ड सदाकत अली अब्बासी साहब से लूंगी, लेकिन पहले चौधरी मंजूर साहब से भी बात कर लूं। जैसे सदाकत अली अब्बासी साहब वैसे पहले भी कह चुके हैं इस मामले पे कि जी हम एक नए राह की तरफ गए हैं, नए विंडो की तरफ गए हैं, लेकिन इस पे अभी हमने तय नहीं किया है या बता रहे हैं कि जी किस तरफ खड़े हुए। तो चौधरी मंजूर साहब आप क्या कह रहे हैं इस सारे मामले पे? किस मामले पे? ये जो दौरा है ऑफ कोर्स रूस है, उसी के ऊपर बात हो रही है, और किस चीज से बात हो रही है? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। मैंने पहले भी कहा था जब मुझे लेना हो मुझे ले लें, मैं तो ट्रेवल कर रहा हूँ। मुझे ना तारिक फजल चौधरी साहब की आवाज आ रही ना वो आपकी तरफ से ऑफ कोर्स सवाल कर ले मुझसे। जी जी, मैं इसी पे पूछ रही हूँ कि इस दौरे पे जैसे सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी कहा अभी कि जी अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, ना ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि जी कहाँ खड़े हुए। ये दौरा तो बहुत पहले से तय था, इस वजह से ये हम इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। चूंकि तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी पहले से पता होता है, फॉरेन ऑफिसर्स को नॉलेज में होता है कि जी क्या होने जा रहा है, इस हमले के हवाले से भी पता होना चाहिए था, तो इस वक्त ये दौरा सही नहीं था। जी नहीं, देखिए ये बहरहाल ये बात भी इस हद तक तो दुरुस्त है कि ये दौरा पहले से शेड्यूल्ड था,
लेकिन ये भी पता था कि जो जिस किस्म के हालात हैं उस किस्म की, और फिर वहां पे जो एक्चुअल तो प्रॉब्लम वो है कि जो गुफ्तगू की है जाते हुए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ जहाँ पे यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट है। किस चीज की एक्साइटमेंट है? जंग की। सब आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देते हैं वहां पे पहुंचकर। कोई सरबराह ममलकत इस किस्म की कोई स्टेटमेंट देता है? कोई नहीं देता। तो आपको पता नहीं है कि ये कितनी बारीकियां होती हैं खारजा अमूर के अंदर। वहां पे तो लफ्जों की जुएं निकाल रहे होते हैं, बालों की खाल उतार रहे होते हैं वहां पे लोग, एक एक लफ्ज तोलते हैं दुनिया के अंदर। इसीलिए तो हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो जो मर्जी आप कहते हैं वो चल जाता है, लेकिन आलमी तौर पर ये सारी चीजें नहीं चल सकती। तो इसलिए ये बहुत ही अजीबोगरीब सारी कैफियत पैदा हुई है। आप देखें अमेरिका के वो जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा तो वो कहाँ खड़े। ये कभी होता नहीं है आमतौर पर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। आपकी जो सारी एक्सपोर्ट्स हैं, रशिया को कितनी एक्सपोर्ट्स हैं? लेस देन $400 बिलियन, और बाकी तो सारी आपकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका है, आपकी सारी एक्सपोर्ट्स यूरोप है, बाकी जगहों पे हैं। तो आपको ये भी देखना है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वहां से आप कोई पाइपलाइन के जरिए गैस लेने गए हैं, और गैस तो आपके घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही है, ईरान की गैस पाइपलाइन। लेकिन आप पिछले 2 घूमते गई हैं, 8.5 साल हो गए हैं, कफ्तान पे खड़ी है, किसी ने 1 इंच आगे डालने की जरूरत नहीं की। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि क्या पाकिस्तान के नजर से क्या चीज आम है और क्या नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पे बहुत ही गैर जरूरी गुफ्तगू की गई है। ये दौरा जो है इसको पोस्टपोन किया जा सकता था, मतलब बिल्कुल ये नहीं कह सकते थे कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब आप भी समझते हैं कि इस दौरे को पोस्टपोन किया जा सकता था इस टाइम पे। चलें ठीक है, मैं सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ चाहती हूँ। ईरान की गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, वो जहाँ तवानाई के हवाले से, चूंकि जाहिर होता है एलामिये में बताया गया है बायलैटरल जो ताल्लुकात तवानाई के शोबे में गैस पाइपलाइन के हवाले से बताया गया, उस पर एतराजात है अपोजिशन को जी करीब के बजाय दूर क्यों गए हैं इस वक्त। सदाकत अली अब्बासी साहब क्या कहते हैं आप? देखिए, पहले एक बात समझनी है कि ये जो पाकिस्तान का दौरा रशिया के साथ, रशिया में हो रहा है वज़ीर आज़म का, वो कोई यूक्रेन के इशू पे नहीं है। पाकिस्तान इस सारे तनाज़े में कोई पार्टी नहीं है। पाकिस्तान एक है, और पाकिस्तान और रशिया के जो आपस में बामी ताल्लुकात हैं, जिनका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो आइंदा मुआशी एक रिलेशनशिप बन रहा है, हमारे रीजन में एक नई अलाइनमेंट बन रही है इकोनॉमी की, उसके तहत है। और ये पता नहीं दोनों मेरे भाई एक बार बार यूक्रेन को इशू को पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आ जाए और पाकिस्तान अपनी लाइन क्लियर करे कि पाकिस्तान रशिया के साथ है या यूक्रेन के साथ है, ऐसा होता नहीं है। जब आपका बायलैटरल रिलेशन है तो पाकिस्तान ने रशिया से पाकिस्तान के हवाले से जो बात करनी है वो है, ना कि पूरे रीजन के हम मसाइल हल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की एक पोजीशन है इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी में, उसकी हैसियत में रह के हम यूक्रेन या इस मामले में पाकिस्तान अमेरिका नहीं है या पाकिस्तान नेटो नहीं है कि पाकिस्तान कोई बयान दे के अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि जी हम हमले के हक में या हमले के खिलाफ हैं। ये बात समझनी है। पाकिस्तान जो एक जिस खित्ते में है, इस खित्ते के मारूजी हालात तब्दील हुए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद टीवी टॉक शो में नहीं हो सकती, और खासकर हुकूमत के नुमाइंदा होने की हैसियत से एहतियात की जरूरत होती है। जब कौमी पॉलिसी, खासकर फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही हो, तो फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक्स में रशिया जैसे बड़ी एक सुपर पावर के साथ हम रोज मीटिंग रख के रोज कैंसिल नहीं कर सकते। और ये जो आप कह रहे हैं कि शायद हम कह देते जी कि ये डिले कर दें, तो जो पुतिन है वो कहते हैं हाँ ठीक है डिले कर दें, परसों आ जाए। इस तरह होता नहीं है बैन अवी जो आपके सफारती मामलात हैं उनमें। और इस तरह के दौरे जो 23 साल में एक दफा हो रहे हैं, ये अगर इससे कोई आइंदा आने वाली जो इस इलाके खित्ते में जो तरक्की है उसमें अगर पाकिस्तान को कोई रोल मिलता है, तो हमारे जो सियासी हमारे भाई जो हमसे इख्तलाफ रखते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और बगैर किसी एलामिये के, बगैर किसी
उस डिटेल के बस गए क्यों हैं, वो देखें कि उनके मुल्क में जंग लगी हुई है और वो प्रेसिडेंट घंटों का टाइम देते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम को, जो पाकिस्तान जिसकी शायद बैन अवी पोजीशन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और वो माजी के हमारे हुक्मरान जो है वो इसका जवाब देंगे और ये दोनों भाई जवाब देंगे। तो अगर वो इतनी इंपॉर्टेंस है, मुल्क में जंग लगी हुई है और उनका सदर जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को टाइम दे रहा है और घंटों उनकी मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान और रशिया के आपस में मामला तय कर रहे हैं, और मेरे भाइयों को फिक्र लगी है कि यूरोप क्या कहेगा और हमारा अमेरिका नाराज हो जाएगा और पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। तो भाई हमें अपने कद के हिसाब से बात करनी चाहिए, और ये खालिस्तन दो मुल्कों का अपने मामलात का दौरा है जिसका तीसरे मुल्क के किसी मामले से कोई ताल्लुक ना है, और ना शायद पाकिस्तान की इतनी पोजीशन है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के मामलात में अपने आप को पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, वेरी वेल, पर्टिनेंट पॉइंट सामने आ गया है जी। दूसरी तरफ सदाकत अली अब्बासी साहब, चले ये तो रशिया की बात हो गई, इस पे भी आइंदा आने वाले दिनों में भी जाहिर सी बहस रहेगी जब वज़ीर आज़म वापस आ जाएंगे, स्कूल ऑफ थॉट्स लगे रहेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, जहाँ एक तरफ सफारती ताल्लुकात के लिए जो है वो दौरे हो रहे हैं बैनुल अक़वामी, वहीं पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत की बात कर लें तो वो इस वक्त जो है उतार चढ़ाव के पेश नज़र हुई हुई है। इस वक्त हमने देखा है कि किस तरह से जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक दूसरे से मुलाकातें करी, और आज भी आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूरा भी गए, और इसके अलावा जो तय पा रहा है और बताया जा रहे हैं कि जी नंबर्स भी हमारे पास पूरे हो रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हो रही है। तो हुकूमत इस सारी चीजों से कैसे निपटेगी, क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है अब तक सो फार? देखिए, वैसे बेचारे मैं तो ख्याल था कि 1.5 साल 3.5 साल ये ख्वार होते रहे, तो चुप करके अभी बैठे रहते हैं, ऐसे ही जाके लोगों के पाँव पकड़ रहे हैं और पता नहीं किस किस की मिन्नतें कर रहे हैं। और जरदारी साहब भी आज से कोई 2 महीने पहले कहते थे कि ये बड़े इनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, और बिलावल साहब ने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, सर्टिफाइड चोर तक का। तो फिर जाके उन्हीं से रोटियां खाना आपकी या तो तब गलत थे या अब गलत है, और जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो हम यही समझते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मिलकर लूटा है। और आज चूंकि सबको पता चल गया कि थानेदार जो है वो सख्त आ गया, तो सारे चोर इकट्ठे हो गए। तो बहरहाल ये बात मैं सख्त बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन बजाय यही लग रहा है कि आज से 2 महीने पहले, 2 साल नहीं, 2 महीने पहले एक दूसरे को सर्टिफाइड डाकू कहने वाले एक दूसरे के मुंह में नवाले डाल रहे हैं और जफ्फियां डाल रहे हैं। तो अल्लाह ही खैर करे, बाकी हुकूमत को जरा इनकी परवाह नहीं है। महंगाई भी है और वो हकीकत है, पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में भी है, महंगाई भी हकीकत है, लेकिन ये लोग डिसक्रेडिटेड है, ये लोग करप्ट हैं, ये लोग डिसऑनेस्ट हैं, मुल्की मफादात के खिलाफ इन्होंने काम किया, ये भी हकीकत है। लिहाजा कोई MNA अपनी पार्टी छोड़ के इनके पीछे से नहीं जाएगा कि इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, और कोई पाकिस्तानी आम शहरी इनको पसंद नहीं करता, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके इन 2 खानदानों से जिनकी तीसरी नस्ल इस मुल्क पे काबिज रही है, 3 नस्लें, और चौथी नस्ल इनकी अब तैयार हो रही है हमारे पे हुक्मरानी करने के लिए, असासे इनके मुल्क के बाहर हैं। मियाँ साहब के बच्चे जो हैं वो अपने को पाकिस्तानी शहरी भी नहीं कहते, हालांकि वो यहीं की पैदाइश है, यहीं पले बड़े हैं, असासे उनके हैं, पाकिस्तानी अदलिया उनको बुलाती है, जवाब नहीं देते। इन्होंने क्या पाकिस्तान से इनकी दिलचस्पी है, क्या मसला है, क्या इनको दिलचस्पी है? हुक्मरानी करने आते हैं, बीमार होते हैं, बाहर चले जाते हैं, अदालतें बुलाती हैं तो आते नहीं है। तो मेरे नहीं ख्याल कि इनको सीरियस लेना चाहिए। हाँ, सियासी लोग हैं, आगे पीछे मिले हैं, एक दूसरे के मिलते शिनते करें, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। जो आपको 3.5 साल कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। 3.5 साल कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए जी, एक ब्रेक ले रहे हैं जी, अगेन या एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, देन फिर इनसे बात करती हूँ जी। स्टे ट्यून। अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। जी, चौधरी तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। तारिक फजल चौधरी साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अब तक सो फार कोई प्रोग्रेस हुई? क्योंकि पहले भी 2 दफा आप लोग इनिशिएट ले चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, इस दफा कोई कामयाबी होगी? देखिए, इससे पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोई संजीदा मूव जो है वो नहीं चलेगी। स्पीकर साहब के खिलाफ बात हुई थी, उसके अलावा स्पीकर जो सेनेट के हैं चेयरमैन, उनके खिलाफ
तरीके एकदम एतमाद लाई थी अपोजिशन। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं वो आपस में बामी मुशावरत के साथ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तरीके एकदम एतमाद लेके आ रही है। और उसकी बुनियादी वजह अवाम का इनकी पॉलिसियों से और इनकी नलायकियों और नाहलियों से तंग होना है और अवाम का जीना इस वक्त जो है मुहाल हो चुका है। इसलिए इस वक्त पब्लिक प्रेशर यही है कि जल्द अज जल्द इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। गुजारा तो नहीं करूँगा, ये तो वक्त बताएगा। हुकूमती नुमाइंदे इस वक्त पूरी तरह जो हुक्मरानों की खुशामद होती है तो हर चैनल पे आप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मसला ही कोई नहीं है, मसला नहीं है, नहीं है, लेकिन ये बताएगा इंशाल्लाह। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, कतकलावी माफी, तारिक फजल चौधरी साहब एक सवाल कर लूं आपकी इजाजत से आपसे जी। एक सवाल सिर्फ ये बता दें कि वो जहांगीर तरीन साहब जो कल तक चीनी चोर थे, माफिया थे, अवाम को टीका उन्होंने ही लगाया था, उनके साथ मिलकर आप लोग तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे? के लोग आ रहे हैं या गवर्नमेंट में शामिल जो MNAs हैं उनमें से कितने इनसे नालायक हैं, कितने अपोजिशन का रब्ता हैं, ये बातें कुछ अपोजिशन के रहनुमा कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसी कोई भी बात करने से गुरेज की है कि कबल वक्त है। अभी मैं समझता हूँ कि कोई भी जब इस तरह की तहरीक होती है तो उसकी हिकमत अमली और उसकी तफसीलात मीडिया पे वक्त से पहले नहीं दी जाती। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये एक संजीदा तहरीक होगी और इसमें नंबर गेम पूरी हो चुकी है। वक्त का तयन बहुत जल्द कर लिया जाएगा और रोजाना की बुनियादों के ऊपर अपोजिशन के जो लीडरान हैं उनकी मीटिंग हो रही हैं और आप देखेंगे कि ये तहरीक बहरहाल वक्त ही बताएगा। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बाकी अब जो तफसीलात ज़्यादा हो रही हैं वो जो बाद की हिकमत अमली है, जिस वक्त इंशाल्लाह ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद की क्या हिकमत अमली होगी उसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू अभी जारी है और अभी कंसेंसस उस पर हुआ नहीं है। जैसे ही वो कंसेंसस हो जाएगा इंशाल्लाह ये तहरीक आ जाएगी। अच्छा चौधरी मंजूर साहब की तरफ भी जाते हैं जी। चौधरी मंजूर साहब, आपसे भी सवाल ये आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी सवाल सर यही है मोदबाना मेरा कि ये तहरीक आप ला रहे हैं, आपको लगता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब को हटाने से जो माशी मसाइल हैं, जो बाकी गवर्नेंस के मामलात हैं, वो फिर फौरन से ठीक हो जाएंगे अगर वजीर आजम इमरान खान साहब घर चले जाते हैं और आप लोग कामयाब हो जाते हैं इस तहरीक अदम एतमाद में? पहली तो बात यह है कि अभी आपने कहा कि आपने 2 बार पहले लाए और कामयाब नहीं हो सके। कौन सी 2 बार लाए हैं? एक बार नहीं, लाए नहीं, हैं। मैंने वजीर आजम इमरान खान साहब की बात नहीं सिर्फ की, मैंने वैसे ओवरऑल इस सिस्टम में बात की जो चीजें आप लोग लाए जी, स्पीकर के खिलाफ जैसे भी उन्होंने कहा सेनेट में और जो क्या जी सेनेट में प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है ना? नहीं प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन आप लोगों ने मूव की ना हुकूमत के अगेंस्ट की जी, जो भी इस तरह की तहरीक अदम एतमाद अब वहाँ तो ये हारी हुई है। 6 वोट मुख्तलिफ करके तो वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। मैंने आपके प्रोग्राम के साथ से कहूंगा वो जो भी फैसला है वो सुनाए। वहाँ पे क्या इशू है? वो तो फिर सारी जूरिस्प्रूडेंस तब्दील करेंगे अगर वो फैसला गवर्नमेंट के हाथ में आता है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं सब कुछ जाता है। इस तरह से तो नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि पिछले साल सिर्फ एक बार गए थे हम और वो सेनेट के इलेक्शन में, और ये सेनेट का इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद इस बात का वोट लेना पड़ा था। उसके बाद दोबारा तो नहीं गए, दोबारा तो अब जा रहे हैं। जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। बाकी रही बात ये कि इनके तो आप 3.5 साल में मसाइल हल क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मसाइल पैदा कर दिए हैं। तो अपोजिशन से आप पूछ रही हैं कि उनको हटाने से फौरन जो मसाइल है ठीक हो जाएंगे। इन्होंने जो खराबी की है वो फौरन तो नहीं ठीक हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। हमें भी ऐसे हालात मिले थे 2008 के अंदर जब मुशर्रफ गया था। तो मुशर्रफ के बाद यही कैफियत से बुरी कैफियत थी। आलमी बहरान था, गंदम नापैद थी, चीनी नहीं थी, हम इंपोर्ट कर रहे थे। हमने 2 साल के अंदर अंदर मुल्क को फूड सिक्योरिटी का मुल्क बना दिया था, जिसमें एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में चले गए थे। पेट्रोल अभी ये $100 पे इसकी चीखें निकल रही हैं। हमारे दौर में $140 पे गया था। हमने तो उस वक्त सारा पास ऑन नहीं किया था। बिजली की कीमत 5 रुपए थी। आज क्या है? ये तो कोई चीज कंट्रोल नहीं कर पाए, कोई चीज नहीं संभाल पाए। अभी मुझे आपकी कॉल निकली तो किसी का फोन आ गया कि इसको कब निकालोगे जी, आप हमें मार देगा तब निकालोगे।
उसने कहा ना मेरे बच्चों की फीसें पूरी हो रही हैं, ना तो घर का खर्चा, मैं मजदूर आदमी हूँ, बताए मैं कहाँ पे जाऊँ। हाँ अलबत्ता इन्होंने अमीरों को जरूर ऐश करवाई है, वो और अमीर हो गए हैं, गरीब और गरीब हो गए हैं। इस मुल्क में 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। हाँ 100 फर्मों ने बहुत मुनाफा कमाया है, वो मुनाफा उनको मुबारक हो जी। इस मुल्क की अगर ऐसी पॉलिसी है तो, इस हुकूमत की अगर ऐसी पॉलिसी है, अमीरों को और अमीर कर दिया, गरीबों को और गरीब कर दिया और बर्बादी कर दी है सारी। बिल्कुल ये मसले हैं, लेकिन ये ठीक करने पड़ेंगे, वरना तो जो तबाही कर दी है इन्होंने, खारजा पॉलिसी की जो तबाही कर दी है, जो हालत ये है कि हमें 17 मुमालिक नहीं मिले कश्मीर के ऊपर जो हम रेजोल्यूशन फाइल कर सकें ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। आपकी क्या खारजा पॉलिसी है? धूप में आधा घंटा खड़े होकर हमने कश्मीर आजाद कराया था, वो भी एक दिन खड़े हुए, ऐनक लगा के धूप लगी तो उसके बाद दोबारा खड़े ही नहीं हुए। तो आपने कश्मीर खो दिया है, आपने दहशत गर्दी वापस ले आए हैं, रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और यहाँ पे इनको ये सब चैन ही चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। पता नहीं किस चीज की हुकूमत है, मुझे तो नहीं पता कोई हुकूमत है भी इस मुल्क में कि नहीं है। ठीक है सदाकत अली अब्बासी साहब, बस आपसे वन लास्ट कमेंट चाहूंगी, 30 सेकंड से वाइंड अप करना है मैंने जी, इस पर रिस्पॉन्ड कर दें जो ऑपोजिशन कह रही है। अच्छा चौधरी साहब ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे ये कोई ऑपोजिशन में, इनसे पूछे महंगाई पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी है, आप बहुत ही सियाने हैं, बहुत ही समझदार हैं, आप बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ये बताए सिंध में आटा बाकी मुल्क से ज्यादा क्यों महंगा है? चीनी भी महंगी है, दालें भी महंगी है, सब्जियां भी महंगी है, दूध भी महंगा है, अंडे भी महंगे हैं, तो वहां क्या हो गया? वहां तो आप हैं, वहां तो कोई नौसत नहीं है, तो आपको फिर तो मुल्क के बाकी मुल्क के मुकाबले में आप है तो महंगाई आधी होनी चाहिए अगर आपका कोई कंट्रोल है। तो ये तो ऐसी बातें हैं, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि वो आपके हमारे दौर में कुछ कंपनियों वाले अमीर हुए, आपके दौर में गरीबों को आपने फायदा दिया, वो फालूदे वाला, वो पापड़ वाला, वो मंजूर चपरासी, आपने उनको अमीर किया और वो घुमा फिरा के पता ना पैसे कहाँ आए। तो भारत कौम समझती है कि जरूर महंगाई एक मसला है, वरना अगर आप देखें इस हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू 3,500 से 6,000 कर दिया, एक्सपोर्ट आपने डुबो दिया था, आज एक्सपोर्ट जो है $32 अरब पहुंच गया, आपकी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप पीक पे है, आपकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, कोविड आपने हैंडल कर लिया, 20 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन लगा दी, पाकिस्तान की बारे में दुनिया के बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान को तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान को स्टेबल मईशत कह रहे हैं। हाँ कुछ लोग खुश नहीं है क्योंकि उनकी नस्लें तबाह हो गई हैं, वो तीसरी नस्ल बैठी भी थी कि हम आगे बैठ के हमारी बादशाहत है, हमें ये मिल जाएगा मुल्क इसी तरह ठेके पे, तो अब नहीं मिल रहा, लोग समझदार हो गए, इसीलिए पीपल्स पार्टी सिंध रूरल तक मुकैयद होकर रह गई है। आप जाग पंजाबी जाग का नारा लगाएंगे और आप बरसों बरसों सिंध ना देशों का नारा लगाएं, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना से बेहतर होंगे, रशिया से बेहतर होंगे, बाकी दुनिया से बेहतर होंगे, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पे इमरान खान दुनिया में लीड कर रहा है, दुनिया इमरान खान के बयानिए पे है, इमरान खान वो है जिसको लोग देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, उसको पढ़ना भी चाहते हैं। बाकी तो आपको पता है यहाँ लोगों के बारे में दुनिया में क्या खबरें लगती थी, क्या लीडर लगती थी, क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्या बनती थी, हम सिर्फ करप्शन में मशहूर थे। तो आज मेरा ख्याल है बर्दाश्त करें, इमरान खान आपके मुल्क को लीड कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिवली लीड कर रहे हैं और मईशत के मसाइल जो कोरोना के थे उससे निकल रहे हैं। बिल्कुल ये गलत खबर है कि 2.5 करोड़ लोग गरीब हो गए, मुझे कोई फैक्ट्स दिखाएं, कोई स्टैटिस्टिक्स दिखाएं, ये सिर्फ अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। जितनी गुर्बत इस मुल्क इस दौर में ठीक हो रही है एहसास प्रोग्राम के जरिए, कभी माजी में था नहीं। आप तो बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम के पैसे भी लोगों में बांटते थे और खा जाते थे। तो बहरहाल अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान अब करप्ट लोगों से पाक है, पाकिस्तान एक ईमानदार लीडर के हाथों में, एक काबिल अहल लीडर के हाथों में इंशाल्लाह मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब आपका, चौधरी मंजूर साहब आपका, तारिक फजल चौधरी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज हफ्ते के रोज का आखिरी प्रोग्राम होता है और वजीर आजम इमरान खान साहब अब आज ये दौरा मुकम्मल करके रूस का वापस आ जाएंगे। अब एलामिया जब जारी होगा तो डेफिनेट सी बात है फिर ही आगे इसके ऊपर मजीद बात हो सकेगी कि इस 2.5 से 3 घंटे की तवील मुलाकात का आज क्या लब्बे लुबाब सामने आता है। इसी के साथ जी अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।